अच्छा, तो ये लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू सेल्स पर। सही है। तो इंट्रोडक्शन टू सेल्स में हम देखेंगे कि कैश पे सेल्स कैसे हो रही हैं और क्रेडिट पे सेल्स कैसे हो रही हैं। तो उसके लिए हमारा पहले समझना ज़रूरी है कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फ़र्क क्या होता है। सही है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो पहले आता है कैश ट्रांजैक्शन पे। अब कैश ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है, एक कैश परचेस हो सकती है और कैश सेल्स हो सकती है। ठीक है, टॉपिक हमारा है सेल्स के बारे में और हम इसमें जो कैश पे सेल्स हो रही हैं उस पर पहले बात कर रहे हैं। तो कैश में हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन है, एक परचेस है, एक चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, कैश सेल्स है, जो चीज़ हम बेच रहे हैं। तो अब कैश परचेस क्या होता है। देखिए, कैश परचेस ये होता है कि आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको पैसे दिए सिंपली और उसने आपको कोई सामान दे दिया, या आपने किसी प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने आपके नलका वगैरह ठीक किया और आपने उसको कैश दे दिया। तो ये हो गया कैश परचेस। गुड्स या सर्विसेज दोनों परचेस आप कर सकते हैं। प्लम्बर के केस में वो एक सर्विस हो गई, गुड्स मतलब कोई भी मटेरियल चीज़, वो गाड़ी हो सकती है, पेन, बुक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कैश सेल्स क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट। ठीक है, आप अब प्लम्बर हैं, ठीक है, या फिर आप अकाउंटेंट है, आपने किसी को अकाउंटिंग का काम करके दिया है, या आपने टैक्स किसी का फ़ाइल किया है, वो आपकी सर्विस है। तो आपने किसी को सर्विस ये पहुंचाई है, तो फिर आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो ये जो आपने काम किया, आपको पैसे मिले, तो ये आपकी सेल्स हुई। ठीक है। अब अमूमन इन केसेस में कोई अकाउंट खास नहीं बन रहा होता, मतलब किसी के नाम से अकाउंट नहीं बन रहा होता। जैसे आप जा रहे होते, सुपरमार्केट जा रहे होते, आप बहुत सारी ग्रोसरी खरीदते हैं, तो उसके आपका नाम नहीं आता कहीं भी उसमें, या आपका पहले से वहाँ पे कोई मतलब अकाउंट नहीं खुला हुआ होता। आप जस्ट उसको कैश देते हैं और वो आपको सामान दे देता है। ठीक है, तो ये होती है कैश ट्रांजैक्शन। इसमें कोई खास अकाउंट नहीं खुला होता किसी का, और डायरेक्ट कैश सेल्स परचेस हो रही होती है, और इसको कैश ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैश सेल्स पे आ गए हम। ठीक है, अब जब कैश पे आप सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक सेल्स से रिलेटेड है, तो परचेस पे इतनी बात हम नहीं करेंगे, वो बाद में आगे चल के करेंगे। तो कैश सेल्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए बेसिकली रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, तभी अकाउंटिंग हो सकती है। सही है ना, रिपोर्ट्स बन सकती हैं, सारा डेटा वगैरह में चाहिए होता है। तो एंट्री हम क्या करेंगे अगर हमने कैश पर सेल की है। ठीक है, तो हम पीछे अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स पढ़ चुके हैं, सारी कैटेगरीज वगैरह, एंट्रीज, डबल एंट्री क्या होती है, पीछे सारे लेक्चर्स में हमने कवर किया है। तो अब जो कैश सेल है उसकी हम एंट्री कैसे बनाएंगे। एक एंट्री उसकी जाएगी कैश या बैंक में, ये लेजर का अकाउंट का नाम है। ठीक है, और ये कैटेगरी है कि मतलब एसेट है ना हमारा, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो कैश जो है वो हमारा एसेट है। तो अब जब हमने कैश पे सेल की, किसी को हमने एक मोबाइल बेच दिया, ठीक है, तो अब वो उसके बदले हमें क्या देगा, पैसे देगा। तो जब उसने हमें पैसे दिए तो वो हमारे पास आए, वो हमारा कैश है, हमारा एसेट बढ़ गया। और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसकी डेबिट एंट्री होती है। और अब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी एंट्री उसकी रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम किस में करेंगे, वो इनकम वाले कैटेगरी में करेंगे, जो कि हमारे लेजर में होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स जब भी हमारी होती है तो उसकी क्रेडिट एंट्री होती है। ठीक है, इनकम जब भी बढ़ती है तो उसकी क्रेडिट एंट्री होती है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी सिंपल कैश सेल्स पे, कि पैसा आया डेबिट, और सेल हुई हमारी, तो वो क्रेडिट एंट्री। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, क्रेडिट पे सेल कैसे होगी। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा, कैश पे सेल कैसे होगी, अब आ रहा है कि क्रेडिट पे सेल कैसे होगी। तो क्रेडिट बेसिकली है क्या। देखिए, क्रेडिट ये है कि आप, क्रेडिट सेल्स ये है कि आप जो है गुड्स तो अभी उनसे ले रहे हो, ठीक है, गुड्स आपने अभी ले लिए, पर जो पैसे हैं या रिसिप्ट कह सकते हैं, ठीक है, वो आपको बाद में मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे हम सेल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप फ़र्ज़ करें आप जो है वो दुकान वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास आया एज अ कस्टमर, मैंने आपसे पूरे महीने का सौदा ले लिया, ठीक है, पर आपको कोई भी पैसे नहीं दिए, आपको पैसे नहीं दिया, आपको मैंने कहा कि मेरे खाते में लिख लीजिएगा, आपको मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, बाद में दूंगा, महीने की एंड में दूंगा, कभी भी। ठीक है, फिर मैं आपको 30 दिन के बाद दूँ, 60 दिन के बाद दूँ, 90 दिन के बाद दूँ, वो हमारा जब तय होगा कि कितने दिन में पैसे देने हैं,
वो म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट से हम डिसाइड करेंगे कितने दिन बाद पैसे देने। तो इसमें इनिशियली कोई भी पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, मैं बस सामान लेके चला जाता हूँ। पर अगर मैं ऐसे ही सामान लेके चला जाऊँ तो फिर आप रिकॉर्ड कैसे रखोगे कि मैं आपसे सामान लेके क्या हूँ या क्या। तो इसके लिए मेरा खाता खुलेगा, मेरा अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो आपके पास, क्योंकि आप सेलर हो, तो आपके पास मेरा अकाउंट बना हुआ होगा। और आप मुझे क्या दोगे, आप जब सामान मुझे दे दोगे तो आप मुझे एक इनवॉइस दोगे। इनवॉइस पे लिखा होगा कि कितने पैसे का है, कौन सा सामान है, कितने दिन के बाद वापस देना है, टैक्स इस पे क्या लगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इस इनवॉइस पे लिखी होंगी और वो आप इसकी कॉपी मुझे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगी क्रेडिट सेल। और फिर अब हमें इसकी एंट्री भी तो करनी है ना जब बुक्स में, लेजर्स में। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, हम लेजर अकाउंट होगा हमारे पास रिसीवेबल का, उसमें हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए सेल्स कैश में भी क्रेडिट हुई थी, इधर भी क्रेडिट हो रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सेल जब इनकम हमारी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट एंट्री करेंगे। अब उस केस में आ रहा था डेबिट, क्या हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें कैश या बैंक, ठीक है, डेबिट हो रहा है। अब यहाँ और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सेल्स तो क्रेडिट हो रहा है पर कैश तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैश की जगह हमने रिसीवेबल को डेबिट किया। अब रिसीवेबल्स क्या है, रिसीवेबल है कि आपको पैसे रिसीव करने हैं, पैसे आने हैं, ठीक है। तो कैश की जगह आपने डेबिट एंट्री कहाँ पे कर दी, रिसीवेबल्स पे, ठीक है। और अब लेटर जब 60 दिन 90 दिन जितने भी टाइम आपने डिसाइड किया था उसके बाद आपके पास जब पैसे आ गए तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब वो बंदा आया आपके पास, मैं आया मिसाल के तौर पे, आपको कहा कि मैं आपसे सौदा लेके गया था और अब ये जो है आप जो है पैसे रख लें, ठीक है। आप बहुत खुश हो गए कि अच्छा पैसे तो आ गए, लेकिन नहीं भाग गया मेरे पैसे। तो जब आपके पास पैसे आए तो इनिशियली आप क्या करते थे, जब शुरू में पैसे आते थे, जब क्रेडिट पे आप नहीं कर रहे थे, आप डेबिट कैश कर रहे होते थे ना, तो आपने डेबिट कैश अभी किया, क्योंकि जब पैसे आए तब आपने कैश या बैंक को डेबिट कर दिया। तो अब दूसरी एंट्री क्या होगी, सेल्स की। नहीं, अगर सेल्स की आपने दूसरी बार एंट्री की तो ये 2 बार एंट्री हो गई, क्योंकि एक तो आपने पहले ही क्रेडिट सेल कर चुके हैं ना और रिसीवेबल अकाउंट बनाया, तो अब दोबारा आप क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे, क्योंकि वरना 2 बार ऐसा लगेगा कि 2 बार आपने वो सामान मुझे बेचा है, तो ऐसा तो नहीं किया। तो पहली बार कैश लिया, अब जाके तो हमने डेबिट कैश तो कर दिया, पर अब दूसरी एंट्री भी तो करनी है ना, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, इनकम में तो नहीं कर सकते, सेल्स में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हो चुकी है। तो दूसरी हमने एंट्री यहाँ पे क्या बनाई थी, टेम्परेली रिसीवेबल्स की बनाई थी ना। तो अब रिसीवेबल्स को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ख़त्म कैसे होगा, ये डेबिट है ना रिसीवेबल, तो अब हम क्रेडिट एंट्री करेंगे तो रिसीवेबल हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब इस पे मैं नीचे आके वो टी लेजर से भी आपको समझाऊंगा, पर बस ये समझ लीजिए कि अभी हमारे पास कैश आया तो हमने डेबिट कैश या बैंक कर दिया, और हमने जो रिसीवेबल की एंट्री टेम्परेली बताई थी कैश के बदले में डेबिट किया था उसको हमने अब जाके क्रेडिट कर दिया, तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब ये 2 एंट्रीज जो हैं बनेंगी आपकी, जो एंट्री बन रही है ना ये डेबिट क्रेडिट वाली और रिसीवेबल वाली बेसिकली। तो रिसीवेबल वाली आपकी 2 जगह पे बन रही होती है, ठीक है। एक जर्नल लेजर में बन रही होती है और एक इंडिविजुअल अकाउंट में बन रही होती है। अब इसकी वजह क्या है दो दो जगह पे बनाने के लिए, देखिए जर्नल लेजर में तो सारी एंट्रीज जाती हैं, पर अब रिसीवेबल में हमारे पास कितने सारे कस्टमर होंगे, सोचिए बहुत सारे कस्टमर होंगे, ठीक है। एक मैं तो नहीं आऊँगा आपसे सामान लेने के लिए, दूसरे लोग भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो सबके सबके नाम और सबका अमाउंट तो हम जनरल लेजर में नहीं लिख सकते। उसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आज की तारीख पे मैंने आपसे सामान लिया है, दूसरे दिन कोई और बंदा ले गया, फिर किसी दिन और बंदा ले गया, फिर किसी ने पैसे वापस किए, तो आप एक ही जगह पे सबके नाम डेट वाइज लिखते जाएंगे और जो है पूरी लिस्ट बन जाएगी कि इस तारीख को ये आया, इस तारीख को ये, इस तारीख को ये। तो फिर जब आपको बाद में जाके 3-4 महीने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा कि नाम ढूंढने में कि इसने कितने पैसे रह गए। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डे की एंड में जितना भी टोटल अमाउंट होता है ना सेल्स का रिसीवेबल्स का, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, वो हम जर्नल लेजर में डाल देते हैं, ठीक है। एक एंट्री सिर्फ टोटल की जाती है। और इंडिविजुअल अकाउंट में हम क्या करते हैं,
अब समझे मेरा अकाउंट अलग से खुला होगा, अवेश लिखा होगा ऊपर हेडिंग में, ठीक है। फिर मैंने कितने पैसे आपके पास रहते हैं वो सारा चीज़ लिखी होगी, ठीक है। मेरा अलग से खाता बना होगा। तो अब फिर दूसरा कोई कस्टमर होगा उसका अलग से, तो एक ही पेज पे एक ही कस्टमर का बना हुआ होगा, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस बंदे की कितनी उधार रहती है, ठीक है। जर्नल लेजर में हम ऐसा नहीं करेंगे। जर्नल लेजर में हम सिर्फ टोटल लिखेंगे, सबका मिला के कितना हो गया एक दिन में वो हम लिखते हैं। अब डबल एंट्री जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, तो वो ये जो जर्नल लेजर में हम कर रहे हैं ना, तो ये उसका पार्ट है जर्नल डबल एंट्री सिस्टम का। पर ये जो इंडिविजुअल अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ये जर्नल लेजर या डबल एंट्री इसमें कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये जस्ट सेपरेट रिकॉर्ड होगा, किसके लिए? आपके लिए। सही है, कि आप अपना देख सकें कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। वो आपका पर्सनल एक बना हुआ होगा रिकॉर्ड, वो जर्नल लेजर में कुछ नहीं जाएगा। पर हाँ, सेम एंट्री जर्नल लेजर में टोटल होकर जा रही होंगी। सही है। तो अब अगर मैं आपको ये समझ में आ गया होगा, इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होगा, हर कस्टमर का अलग अलग से बना होगा। जर्नल लेजर में क्या होगा, हम टोटल करेंगे कि आज कितने पैसे हमने कमाए, ठीक है ना, रिसीवेबल कितने हैं, वो सारा जो है जर्नल लेजर में चला जाएगा रिसीवेबल के अकाउंट में। अब ये जो 3 एंट्रीज हमने की हैं, रिसीवेबल में भी, कैश में भी, सेल्स में भी, ठीक है। पहले जब हमारे पास सेल हो रही थी कैश पे, ठीक है, उसका देखें। अब ये सब फिलहाल नीचे वाले को छोड़ दें, ये 2 अकाउंट्स देखें, एक सेल्स वाला एक कैश वाला, ठीक है। लेजर है ये, टी लेजर दोनों का। तो जब हम कैश पे कर रहे थे तो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा था, ये साइड डेबिट की होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैश डेबिट हो रहा था और सेल्स क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी, ये साइड क्रेडिट की होती है। तो हम यही एंट्री कर रहे थे और बात ख़त्म हो जा रही थी, ठीक है। कैश आया और सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दी। पर जब हमें कैश नहीं मिल रहा था, कस्टमर कह रहा था मैं बाद में दूंगा, तो हम क्रेडिट कर रहे थे सेल्स और डेबिट क्या कर रहे थे, रिसीवेबल की एंट्री कर रहे थे डेबिट में, ठीक है। और फिर जब कस्टमर ने बाद में पैसे दे दिए तो फिर हमने क्या किया, पैसे आ गए हमारे पास तो हमने डेबिट किया कैश। पर अब इस अकाउंट को तो ख़त्म करना है ना, क्योंकि ये तो हमने फ़िलहाल बनाया था ना जब तक कैश आए, ठीक है। तो अब जब कैश आ गया तो फिर हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये अब हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसका बैलेंस जो आया हमारे पास 100, इसका आया हमारे पास 100, रिसीवेबल 0 हो गया, जैसे कि कभी था ही नहीं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।